नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र में। आप लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग बीपीओ के लिए पढ़ रहे थे। आज बीपीओ में आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, उस पंचायतों का इतिहास है, पंचायतों के उत्तरदायित्व हैं, इन सब से सारी संबंधित चीज़ें आज उसकी अंतिम क्लास ही होने वाली है। इसके बाद आपको ये पूरे सिलेबस की अंतिम क्लास नहीं है, इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, बाकी किताब अवश्य ले लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप बीपीओ कम्युनिटी से, हालांकि अगर रेगुलर आप क्लास देख रहे हैं तो आप जानते होंगे, अदरवाइज बीपीओ कम्युनिटी घटना चक्र की जुड़ना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीओ लिखना पड़ेगा सिंपल मैसेज में, और आपको व्हाट्सअप कर देना होगा 8081255444 पर, और उसके माध्यम से आपको बीपीओ कम्युनिटी में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे एग्जाम से संबंधित समस्त जानकारी, इन्फॉर्मेशन, क्लास की पीपीटी, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये 6वां चैप्टर है अब, और इस क्लास का अंतिम चैप्टर है। चलिए, यह है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। देखिए, हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायती शासन लागू है, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सिर्फ ये स्कीम्स यहीं से नहीं लागू होती। इसके लिए आप देखेंगे तो राज्य स्तर से जो है, राज्य स्तर पर भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, वहाँ से स्कीम नीचे नीचे आती है, और कौन अधिकारी किसके लिए जिम्मेदार होता है, किस अधिकारी के तहत कौन सा काम आता है, किसकी नियुक्ति करेगा, क्या उसके उत्तरदायित्व होंगे, क्या उसकी कार्य होगी, क्या शक्तियाँ होंगी, उसको देखिएगा। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन हम लोग वही ध्यान देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं फोकस करते चलूंगा, आप लोग साथ के साथ देखते रहिएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा बनाना चाहें। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया था। अभी आगे अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। पंचायत कार्यालय का प्रभारी होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी इंपॉर्टेंट पद है। योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देता है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में हमने ये देखा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि पूछ लेगा भाई ये इंपॉर्टेंट पद है ना, तो सारे पदों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। मतलब मैंने ये देखा कि अधिकारियों के बारे में हमने देखना है। राशि जो धन आएगा, इससे संबंधित अभिलेखों का ब्यौरा रखेगा, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होंगे उसका वो ब्यौरा रखेगा कौन, ग्राम पंचायत अधिकारी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत अधिकारी समितियों की बैठक जो होंगी, जो हमने देखा था, जो समिति होती है उसकी बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखेगा तथा उसे पंचायत की बैठकों में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जो भी समिति होती है उसका विवरण पंचायत की बैठकों में रखेगा अपने पास, और पंचायत की बैठकों में प्रस्तुत करेगा। पूछ लेगा कि किसका काम होता है। ठीक है, तो आपको वहां पे उत्तर देना है। यहां पे देखिएगा, ये ग्राम है, ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन एक निर्धारित तिथि तक तैयार करने के उपरांत, यानी कि ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन भी ये तैयार करेगा, और उसके बाद बैठक में सामने रखेगा। गाँव की समस्याओं के निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न ऐसे बनेगा, वैसे तो सिंपल सेंटेंस लग रहा है, प्रश्न बनेगा कि गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु उस समस्या को कौन जिला परिषद में रखता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को गांव में सुचारू रूप से संचालित करता है या करवाता है। क्लियर? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पद की बात हो रही है ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, क्या बोलेंगे, विलेज पंचायत ऑफिसर, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, क्या क्या करेगा। अब यहां पे हम लोग उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अपनी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी क्या करेगा, प्रमाण पत्र, ये सब हमने पहले भी देखा था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी उसी का काम है। दस्तावेजों का पंजीकरण करेगा। गांव में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम योजनाओं को सुव्यवस्थित कर संचालित करेगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। उसके बाद हम आगे आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अलग इसलिए देखा क्योंकि ये विशेष है, इसी की परीक्षा हो रही है। आगे विभिन्न पदों को देखते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पद है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों का कर्तव्य और उनके पालन,
या फिर क्या पावर है, क्या कैसे काम करते हैं, उसमें शुरू करते हैं एक एक पद। पहला पद है निदेशक का, डायरेक्टर का। क्या है? डायरेक्टर का। देखिएगा, निदेशक होता है ये। तो निदेशक क्या करता है? विभाग से संबंधित समस्त कार्यों पर उसका नियंत्रण होता है, ठीक है, और निदेशन भी करता है वो, क्योंकि नाम ही निदेशक है, तो नियंत्रण और निदेशक वही करेगा पंचायत का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप के अधिकारी की बात यहाँ पे हो रही है। विभाग के समस्त कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण होगा। प्रशासन का हेड है, जब ऊपर बैठा है तो फिर वो क्या करेगा? अपने नीचे के कर्मचारियों पे तो नियंत्रण रखेगा ही। आगे देखिए, जिला स्तरीय समूह गा के यानी सी क्लास की जो सर्विसेज होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु द्वितीय सक्षम अधिकारी को नियुक्त करेगा, उसके माध्यम से करेगा। दंडात्मक कार्यवाही यानी कि पनिशेबल जो एक्शंस होगी उसको उठाने की बात करेगा ये। मंडलीय उपनिदेशक पंचायत द्वारा दिए गए लघु दंड एवं बृहद दंड एवं चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध अपील इसके पास की जा सकती है। यानी कि जो मंडलीय उपनिदेशक होता है उसने कुछ दंड वगैरह दी है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। मतलब जैसे कि मान के चलिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो उससे असंतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा। तो उपनिदेशक मंडल ने कुछ ऐसी शिकायत की है तो इसके पास आप जा सकते हैं, ठीक है, निदेशक के पास। मंडल एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर वगैरह के संबंध में निर्णय ये लेगा। ग्राम पंचायत का गठन, पुनर्गठन, परिसीमन, वार्डों का निर्धारण, आरक्षण। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन, पुनर्गठन, किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन सी सीमा आती है, कितने वार्ड होंगे, इन सब के बारे में निर्णय कौन लेगा? निदेशक लेगा। कौन लेगा? निदेशक लेगा। ध्यान देना, निदेशक लेगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों के स्थानीय स्वशासन की प्रभावी इकाई, ये तो है ही, के रूप में शामिल और संपन्न करने से संबंधित समस्त कार्य करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ की पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर, खास कर ये परिसीमन, पुनर्गठन, विरुद्ध अपील, स्थानांतरण, ट्रांसफर वगैरह, ये सारे काम परीक्षा में ऐसे सीधे पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिए जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे है वित्तीय पावर, इसके पास क्या होती है निदेशक के पास? तो आयोजनोत्तर यानी कि जो भी आयोजन वगैरह किया था स्कीम्स वगैरह का, ठीक है, आयोजनगत वित्तीय स्वीकृति जारी करेगा। यानी कि जो भी स्कीम्स वगैरह हैं उसके लिए वित्तीय स्वीकृति यही जारी करेगा कि पैसा आगे बढ़े कि ना बढ़े, स्वीकार करता है कि नहीं करता, वेरीफाई करता है स्कीम को कि नहीं। कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से मांग के अनुसार धनराशि की स्वीकृति, ठीक है। कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से जो स्वीकृति धन की दी जाएगी इसी के माध्यम से दी जाएगी, जो भी कर्मचारी इसके तहत काम करेंगे। विभागीय योजनाओं का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण करेगा, ठीक है, उसके लिए दिशा निर्देश भी देगा। विभागाध्यक्ष स्तर की समस्त स्वीकृतियां ये जारी करेगा। नाम ही जैसा निदेशक है, काम भी वैसे ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़िएगा, वैसे तो बहुत से पद मिलेंगे जहाँ पे कुछ सिमिलर काम मिलेंगे, थोड़ा बारीक अंतर है, हम लोग देखेंगे भी, लेकिन पद के नाम को देखते रहिएगा कि क्या मतलब उसमें है और क्या वो कर सकता है। जैसे निदेशक है तो अपने आप लग रहा है कि कोई बड़ा पद है, ठीक है, निदेशक है तो कोई बड़ा पद है, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ी बातें हैं, बड़ा काम करेगा ना, दंडित करना, अपील करना, इस तरह से। कर्तव्य इनके क्या क्या है भाई? त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम में क्या करेगा? सुदृढ़ीकरण लाने के साथ उसके समय पर निर्वाचन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मतलब समय पे निर्वाचन ऐसे मिल रहेगा, समय पे निर्वाचन हो, समय पे चुनाव हो, उसकी व्यवस्था को ये सुदृढ़ करेगा, सुनिश्चित करेगा। प्रदेश के गांवों में सर्वांगीण विकास हेतु योजनाओं की संरचना तथा उनके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगा या क्रियान्वित करेगा उनकी, ठीक है, योजनाओं को कैसे लगाना है, चलाना है, उसके बारे में अपना विचार देगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला पद है, पद का नाम है अपर निदेशक। अभी क्या पढ़ रहे थे? निदेशक, ये कौन है? अपर निदेशक, ठीक है। अपर निदेशक के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या करेगा? सहायक विकास अधिकारी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पीपीटी का क्रम थोड़ा सा हो गया, हाँ चलिए, नहीं सही है। देखिए, पद का नाम क्या है? अपर निदेशक, ठीक है। निदेशक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपर निदेशक। आपको पता होगा कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत लेवल पर होता है, ठीक है, सहायक विकास अधिकारी इसको बोलते हैं, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण पद होता है। तो इसके संबंध में अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे सहायक विकास अधिकारी के बारे में अगर पूछा जाए या जिसको सहायक विकास अधिकारी बोलते हैं, उसके बारे में अगर बोला जाए कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो विकल्प में अगर दे दे निदेशक और अपर निदेशक,
तो ज्यादा से लोग ज्यादा दिमाग में करेंगे कि निदेशक करेगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कौन कर रहा है, अपर निदेशक कर रहा है। यही छोटी छोटी चीजें गलत होती हैं और कुछ गलत होता नहीं। प्रमोशन का काम ये देखेगा, स्थायीकरण का देखेगा, प्रत्यावर्तन का काम यही देखेगा, दंडादेश देखेगा, ठीक है। इस तरह से सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई कार्य होगा तो कौन देखेगा, अपर निदेशक देखेगा। बहुत बारीक चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। निदेशालय स्तर पर समूह घ के कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। अब ध्यान दीजिए, निदेशक भी कर रहा था तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने स्तर पर समूह घ की, यानी कि निदेशालय स्तर पर, ठीक है, वो हर स्तर पर कर रहा था। ये निदेश कौन किस स्तर पर कर रहा है, ठीक है। कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रमोशन, स्थायीकरण, दंडादेश, ये सारी कार्यवाही है, सेवानिवृत्ति से संबंधित निर्णय लेगा। जनपद एवं मंडल स्तर पर, अब ये क्या कर रहा है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी कार्यों का निष्पादन एवं प्रशासकीय नियंत्रण इसी का होगा। जनपद और मंडल स्तर पर प्रशासकीय जो काम होंगे उसका निष्पादन कैसे हो रहा है, उसका नियंत्रण किसका होगा, अपर निदेशक का होगा। ध्यान दीजिएगा। जिला प्रशासन के अधिष्ठान संबंधित समस्त कार्य इसके तहत आएंगे। ग्राम पंचायत अधिकारियों के अधिष्ठान संबंधित, यानी कि जिला प्रशासन के सारे काम, ग्राम पंचायत अधिकारी के सारे काम इसके तहत आएंगे। पंचायत उद्योगों की स्थापना से संबंधित, पंचायत उद्योगों से संबंधित, स्थापना से संबंधित कार्य। आप लोग ऐसे पंचायत उद्योग छोटा सा शब्द लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि दिमाग में रहे। नोट्स थोड़ा सा अलग से बना लीजिएगा। पंचायतों के ऑडिट, बैलेंस शीट तथा उत्पादन बिक्री आदि से संबंधित समस्त कार्य, ठीक है। पंचायतों का ऑडिट कैसे होगा, बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होगी आदि के संबंध में ये डिसीजन लेगा, सारे काम इसके पास आएंगे। सामान्य लाभ निधि से संबंधित समस्त कार्य, समान लाभ निधि से शासकीय POL, वाहनों की मरम्मत आदि से संबंधित जो आय व्यय होंगे वो सारा काम इसके तहत आएगा। चलिए, अपर निदेशक हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त निदेशक। कौन देखेंगे, संयुक्त निदेशक। देखिए, महत्वपूर्ण पद और उनके महत्वपूर्ण काम को ही ध्यान रखना है। ऐसे तो यहाँ पे हम सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि महत्वपूर्ण जो काम है वो याद रहे आपको। कर्तव्य एवं शक्तियां क्या है, तो भाई पंचायतें त्रिस्तरीय हैं, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना। किसका, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। प्रादेशिक यानी कि प्रदेश में स्तर पर कितने निर्वाचन क्षेत्र कैसे होंगे उनका परिसीमन करना। पंचायतों के पदों, ग्राम स्थलों के आरक्षण का निर्धारण करना, ठीक है। वहां पे टोटल आरक्षण की बात हो रही थी निदेशक पे, यहाँ पे क्या है, पद और स्थल पर आरक्षण की बात हो रही है कि किस स्थल पर कितना आरक्षण होगा। ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करना, जितने भी प्रकरण होंगे, ठीक है, मामले होंगे, मतलब पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अवधारणा हेतु रैपिड सर्वे, यानी कि अगर पूछा जाए कि, देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि पिछड़े वर्गों के लिए सर्वे कौन कराएगा, रैपिड सर्वे, तो वो कौन कराएगा, यही कराएगा। कौन कराएगा, संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर इसको बोलेंगे। ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु बाजारों के विकासितीकरण, यानी कि उसको डेवलपमेंट से संबंधित निर्माण कार्य, ये सारे काम इसके तहत आएंगे। ग्राम पंचायतों को स्थायी स्वायत्ता शासन की इकाई के रूप में डेवलप करना, उसके संबंधित सारे काम इसके तहत आएंगे, इसके संयुक्त निदेशक। तो ध्यान रखिए, रैपिड सर्वे, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, दो चीज यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, उसके बाद आता है मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। अब मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की अगर हम बात करें तो एक चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसके नाम में ही लग रहा है कि ये फाइनेंस वगैरह से संबंधित है। मैंने भाई बोला कि थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगी चीजें। गड़बड़ का मतलब कि आप भूलेंगे ज्यादा, भूलना कॉमन सी बात है। जो कभी कभार पढ़ना, जैसे जो चीजें रोज पढ़े आ रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वहां पे तो चीजें समझ में भी आती है। यहाँ पे भूलना बहुत, पहली बार, दूसरी बार, 3 रीडिंग तक तो मेरा मानना है कि वो कोशिश ही, मतलब ये मानी है कि मत दिमाग में रुकेगा। अगर कोई एक बार पढ़ ले रहा है और समझ ले रहा है, सोच रहा है दिमाग में रुकेगा, तो भाई या तो बहुत तीव्र बुद्धि का है, होते भी हैं ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग हैं, तो अगर आप हैं तो आपको बधाई हो। लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 3 बार रीडिंग तो जरूर ही लेना चाहिए, तब ये सोचना चाहिए कि कुछ मेरे दिमाग में गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेगा, इसके काम भी ऐसे होंगे। तो विभाग का प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु आयोजनोत्तर एवं आयोजनागत आय व्यय, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे व्ययक लिखा है, तो आय व्यय की तैयारी करेगा, यानी कि योजना के लिए, योजना के समय और उसके पहले किस प्रकार से उसको आय व्यय को निर्धारित करना है उसके बारे में ये सब सेट करेगा, ठीक है, तैयार करेगा। आय व्यय पर नियंत्रण भी रखेगा। कौन है ये, वित्त, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। अब आय व्यय जैसे ही आए तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, फिर उसके बाद कोरिलेट आपको करना है। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि के खातों का रखरखाव,
किसके खातों का, भविष्य निधि के खातों का रख रखाव कर रहा है? विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का। कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे कि मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आएगा, मतलब पूछ लेगा कि जो भविष्य निधि के खाते हैं, विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका लेखा जोखा या उससे संबंधित कार्य कौन करता है? तो मुख्य वित्त अधिकारी यहाँ पे आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, कार्योत्तर राजस्व से संबंधित समस्त कार्य। ठीक है, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों के ऑडिट से संबंधित समस्त कार्य, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत इनकी ऑडिट करना हो तो कौन करेगा? भाई ऑडिट ही करेगा ना, लेखाधिकारी है ये, तो लेखाधिकारी करेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन करेगा? ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित ऑडिट का काम मुख्य लेखाधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी, एक ही है। ठीक है, वो एक इसी के साथ बोला जा रहा है, दोनों इसके पास होंगे। ठीक है, बजट पर नियंत्रण संबंधित काम कौन करेगा? जो मद होंगी उन पे बजट पर नियंत्रण कौन रखेगा? लेखाधिकारी। ये तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो कौन करेगा? मुख्य लेखाधिकारी करेगा। यहां पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा उप निदेशक। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक पद 1 है, पंचायत 1 और उसके बाद 2 है। तो निदेशालय से संबंध, कर्तव्य एवं शक्ति इनकी देख लेते हैं उपनिदेशक की। विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण, ठीक है, निरीक्षण एवं उसके क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन का काम करेगा। यानी कि जो विभागीय योजनाएं होंगी उसके संबंध में जो उसका काम कैसे, क्रियान्वयन कैसे करना है, लागू कैसे करना है, उसके संबंध में उसका निरीक्षण कैसे करना है, स्कीम कैसी है, ठीक है, उसके बारे में कैसे काम किया जाएगा, ये सारा काम कौन देखेगा? आप देखेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर है, आगे की स्कीम पढ़ेंगे, उपनिदेशक करेगा। ठीक है, वो आगे का ध्यान मत दीजिए, उपनिदेशक को ध्यान रखिएगा, उसी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जो होगी नियमित समीक्षा करेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा जो थोड़ा सा अलग होगा और जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो चीज अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे तो प्रश्न अपने आप गलत करेंगे। अगर आप यहां पे ध्यान नहीं देंगे वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा, तो आप मुख्य वित्त अधिकारी की तरफ या लेखाधिकारी जो होता है उसके तरफ आपका दिमाग जा सकता है, तो वहां पे इसको टिक नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय एवं भौतिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भौतिक भी है, भौतिक प्रगति। मान लीजिए वित्तीय प्रगति पूछ ले तब कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे तो वित्तीय एवं भौतिक प्रगति दिया है, मान लो सिर्फ पूछे कि वित्तीय प्रगति की समीक्षा कौन करेगा, तो आप क्या करेंगे? उठा के वहां बता देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा कौन करेगा? उपनिदेशक करेगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण कौन करेगा? निदेशक, उपनिदेशक। देखिए स्वच्छ भारत मिशन कल, इसके बाद जो अगली क्लास, इसके पहले जो क्लास हुई है, अगली क्लास है, इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें आप लोग ने देखा होगा कि विभिन्न योजनाएं हैं। उसमें देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले तो ओवरऑल हमने देखा, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण और शहरी था, तो शहरी को नहीं कम पड़ा, नहीं ध्यान दिए क्योंकि हमको ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करना है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो गाँव के लिए अलग से ही डेवलपमेंट स्वच्छता को लेकर डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भैया देखो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किसके तहत संचालन करता है या कौन आता है, तो उपनिदेशक। क्योंकि अब सिलेबस में दिया गया है, ज्यादा नहीं है, अगर थोड़ा सा आप एक बार नोट्स बना लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स आपको बुक्स में भी मिलेंगे, उसको नोट कर लेंगे और डेली बस 10-15 मिनट देखते ही रहेंगे। देखिए कुछ चीज होती है जैसे फैक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे इतने फैक्ट्स याद कैसे होंगे। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, जैसे हम लोग की पीढ़ी में अभी तो नहीं, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, हम लोग की पीढ़ी में जनरली जब डर लगता था तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। वो आज भी याद है, उसका कारण पता है? कभी याद करने का प्रयास नहीं किया, उसका बस एक ही कारण है, बार बार पढ़ा, बिना दिमाग लगाए पढ़ा। अभी भी लाइन टू लाइन उसको बोल सकते हैं। तो जब कुछ फैक्ट लगे कि नहीं याद हो रहे हैं तो बस कुछ मत कीजिए, दिमाग मत लगाइए, बस उसको 15-20 मिनट डेली पढ़ लीजिए। आप देखेंगे 1 महीने बाद वो जो समझा भी होगा ना उससे ज्यादा आपको याद होगा। तो कई फैक्ट ऐसे होते हैं कि जो लगता है कि बड़े मैच नहीं कर रहे या फिर कुछ अमूर्त टाइप के हैं, बस शांति से उसको पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार, दिन में 1 बार पढ़िए वो फैक्ट, क्योंकि उसको एग्जाम में मिलाना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जो समीक्षा करेगा वो उपनिदेशक करेगा, मुख्य वित्त अधिकारी नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से इसकी एक फैक्ट शीट बना लीजिएगा, वहां पे ऐसे कर लीजिएगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना, इसके पहले हमने स्कीम में देखा भी, तो उससे भी संबंधित ये काम करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब ऐसा क्या है ना, जब ज्यादा अधिकारियों के, ज्यादा निदेशक हो गए, उपनिदेशक हो गए, ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, ठीक है, मंडल लेवल पे डायरेक्टर हो गए, तो उनके काम अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर कंफ्यूजन होगी। तो उसके लिए आपके पास फैक्ट शीट होनी चाहिए, मतलब एक छोटे से खुद के नोट्स होने चाहिए। किताबों में भी ठीक है, यहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन उसका एक अलग से होगा, तभी परीक्षा में आप सटीक कर पाएंगे और तभी जल्दी से रिवीजन भी हो पाएगा। विभाग द्वारा संचालित जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनकी संरचना होती है, आयोजन किए जाते हैं, ठीक है, उनका अनुश्रवण यही करता है। कौन करता है? उपनिदेशक। यूनिसेफ, ये टर्म इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल जहां भी संस्थाओं की बात आए वहां पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और ये अपने आप में अलग भी है। तो यूनिसेफ के सहयोग से संचालित कार्यक्रमों से संबंधित समस्त कार्य कौन करता है? उपनिदेशक करता है। अभी तक ऐसा काम कोई नहीं कर रहा था, ठीक है, अभी तक ऐसा काम कोई नहीं कर रहा था। तो यूनिसेफ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट, गांव में विकास, शिक्षा को लेकर जो भी काम होगा, ठीक है, यूएनओ के तहत जो भी स्कीम चलाई जा रही है इंटरनेशनल से, उस स्कीम को संचालित करने का काम या पूरा दारोमदार किसके पास होगा? उपनिदेशक के पास होगा, ठीक है। ना तो डायरेक्टर के पास, ना ज्वाइंट डायरेक्टर के पास, ना एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर धन राशि से संबंधित समस्त कार्य। एक चीज आप देख रहे होंगे, इसके पास कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां हैं और ज्यादा ही पावर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, एक तो वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जो होगी उसकी मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल जो भी होगा, ठीक है, जो डेवलपमेंट ओवरऑल होगा उसको देखेगा। ये साथ के साथ क्या कर रहा है? यूनिसेफ का काम कर रहा है। साथ के साथ आप देखेंगे कि भैया जो राज्य वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसने जो अनुशंसाएं अपनी दी हैं, रिकमेंडेशन दी है, उससे संबंधित समस्त कार्यों को भी ये देखेगा, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों को, ठीक है। तो यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, यानी सेंट्रल मतलब कहीं कि इंडियन गवर्नमेंट भी लिखा रहेगा, तो उससे संबंधित जो भी कार्य होगा वो इसके पास होगा। तो अभी तक जितना भी पद हमने देखा वो सब भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं उपनिदेशक, पंचायत यहाँ पे देखिएगा 2 लिखा है, सेम पद है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 उपनिदेशक होते हैं, दोनों के काम अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे 2 करके इसको लिख लीजिएगा, इसको ऐसे अलग कर दिया गया। परीक्षा में भी आपको ऐसे ही मिलेगा ना, थोड़ा सा काम अंतर है, इसलिए ऐसा किया गया। पंचायत, तो ग्राम पंचायतों के परिसीमन एवं पुनर्गठन, इसके पहले भी आपने देखा था पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन, लेकिन वो जो परिसीमन था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वो राज्य स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचन का परिसीमन हो रहा था, ठीक है। ये पंचायत स्तर पर परिसीमन हो रहा है। कहां पे? पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत, लोकल, एकदम नीचे के लेवल पे। तो ये अंतर आप पीछे जाइए, उस स्कीम को जो मैंने पढ़ा है वहां पे फिर से पढ़िए, देखिए, या किताब में देखिए, ये बारीक अंतर है। नहीं तो आप बोलेंगे अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि मैंने बताया कि कम से कम 3 रीडिंग तक तो ये मत मान के चलिए कि आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। 3 रीडिंग कम से कम लेनी है, तब उसके बाद मानिए कि आगे काम करते हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित शिकायतों का निष्पादन एवं उच्च अधिकारियों को अग्रसारित किया जाता है, यानी कि जो भी काम होगा, शिकायत वगैरह होंगी, उसको आगे भेजा जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड करेंगे। सिंपल भाषा में बोलें कि उसको अग्रसारित करने का मतलब फॉरवर्ड करेंगे, जो भी शिकायत निवेदन होगा उसको भेजेगा ये। उसके बाद आता है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत से विकास अधिकारी हो गए, ठीक है, ये तो हमने देखा, विकास अधिकारी की नियुक्ति भी देखा, सहायक विकास अधिकारी हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो पंचायत एवं जिला पंचायत राज्य अधिकारी हो गए, मतलब ये भी जो जिले स्तर के जो भी ये अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनको फॉरवर्ड करेगा चीजें, ठीक है, कार्यों के संपादन के संबंध में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके पहले मेरे ख्याल से 1 वाला जो आपने देखा, इसके पहले वाला पद, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन करने के लिए वहां पे लिख देगा उसकी चीजें, पूछ इसको लेगा तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो निदेशालय के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, ग्रेड C और D के कर्मचारियों की सेवा संबंधी जो भी संपादन एवं उच्च अधिकारियों को, मतलब जो सेवा संबंधी कार्य होंगे, ठीक है, उनको आगे भेजेगा। जनरली आप देख रहे हैं इसके फीचर में एक चीज है, ये फॉरवर्ड ज्यादा कर रहा है, ठीक है। एक प्रकार से दिमाग में ऐसा सेट कर लीजिए कि मैसेजेस को फॉरवर्ड ज्यादा करता है ये। तो स्कीम हो गए, उनके कार्यों को हो गए, उनके निष्पादन को हो गए, ये आगे के अधिकारियों में, नीचे के अधिकारियों में फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमका प्रशासनिक अधिकारी। क्या नाम है इसका? प्रशासनिक अधिकारी। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव
ऑफिसर है, तो मैंने बताया कि पहले जब कुछ भी पढ़िए, चाहे हेडिंग चाहे कुछ भी पढ़िए, उसके पद के नाम पे जाइए, तो जाहिर सी बात है प्रशासन के संबंध में कुछ रिकमेंडेशन अपनी दे रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं कर्तव्य एवं शक्तियां को। तो विधानसभा एवं विधान परिषद के तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर को भिजवाने हेतु अनुश्रवण करेगा। आप एक चीज जानते होंगे, जो विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, खासकर लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे आप पहले देखिए लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग टीवी चैनल थे, अभी संसद टीवी उसको कर दिया गया। वहां पे लाइव डिबेट आती है, कभी भी पार्लियामेंट में कोई डिबेट चल रही है तो वहां पे लाइव डिबेट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये राज्य स्तर की संस्थान है, तो ये लोकसभा राज्यसभा में ना काम करके किसके लिए काम कर रही है, राज्य के लिए, यानी कि विधानसभा विधान परिषद विधानमंडल के लिए काम करती है। तो उसमें कई बार प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, तो क्या लगता है कि वो प्रश्नों के जो उत्तर पूछे जाते हैं, जो उत्तर बताए जाते हैं, वो उत्तर क्या जो नेता या मंत्री होते हैं क्या उनको याद रहते हैं, क्या उनका इतना डिटेल्ड नॉलेज रहता है कि हर एक छोटे फैक्ट की नॉलेज रहती है, कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, क्या किया गया अब तक, ये क्या क्या किसको लाभ मिला, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो वो हर अपना एक विभाग होता है। उसके बाद देखिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल होता है, वहां पे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों के संबंध में अगर आप देखें तो तारांकित प्रश्न को जो मौखिक रूप से उत्तर देना रहता है, उनको पूछा जाएगा, फिर अपना आराम से उत्तर देते हैं, मतलब मौखिक रूप से। एक होता है अतारांकित प्रश्न, उसमें क्या होता है कि इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लिखित। पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो लिखित उत्तर दिया जाता है। तो ये जो उत्तर वो देते हैं वो यहां से फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, यहां से वो उत्तर फॉरवर्ड किया जाएगा, यहां से उत्तर फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी होता है जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं भिजवाने हेतु, इसी के अनुश्रवण के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं कि यही एक भेजेगा, हर डिपार्टमेंट में इस तरह के अधिकारी होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट की डिबेट में सरकार की तरफ से काम करते हैं, सरकार के लिए ही काम करते हैं, मतलब कि भाई गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं। तो एक अधिकारी ऐसा भी होता है जो सारी डिटेल रखता है, एकदम अपडेट रखता है, वो तुरंत जरूरत पड़ने पर भिजवाता है, ठीक है, एकदम लाइव। तो विभिन्न बैठकों से संबंधित सूचनाएं तैयार करना, बैठकों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना संबंधित, ये सब काम कौन करता है, प्रशासनिक अधिकारी करता है। महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अलग है, कुछ ही दो पॉइंट है, तो आसानी से याद किया जा सकता है। अगला है प्रकाशन अधिकारी। नाम से ही लग रहा है कुछ प्रकाशित करता होगा, कुछ छापता होगा, कुछ सूचनाएं भिजवाता होगा, ठीक है। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के या जो विभागीय प्रचार प्रसार होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो विभागीय प्रचार प्रसार होते हैं, उनसे संबंधित समस्त कार्यों का संपादन ये करता है। कौन करता है, प्रकाशन अधिकारी। प्रकाशन, पब्लिकेशन एक प्रकार से कह लें जो होता है, प्रकाशन होता है, पब्लिश कराता है चीज़ों को, कौन कराता है, प्रकाशन अधिकारी कराता है, ठीक है। ये जैसा पद है वैसा काम है, इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब प्रकाशन का सारा काम प्रकाशन अधिकारी करेगा। विभिन्न प्रकार के जो विभागीय काम हैं इसमें नाम पे चले जाएगा। साहित्य का प्रकाशन, भाई वही बात है, प्रिंटिंग से संबंधित कार्य, ठीक है। एक प्रकार का अगर इसको बोला जाए, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, एक प्रकार से इसको जो है ऑफिशियल पब्लिकेशन हाउस कह सकते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशन हाउस, ठीक है, विभाग का है ये, ठीक है, डिपार्टमेंट का, मतलब उनके लिए जैसे मान के चलिए कि बहुत सी पब्लिकेशन, घटना चक्र भी अपने आप में एक पब्लिकेशन है, तो वो क्या करता है, पब्लिश करता है, चीज़ों को रिव्यू करता है, बुक छापता है, जो भी है, तो उसी प्रकार से ये उसके लिए काम करता है। जो भी उससे संबंधित किताबें आएंगी वो प्रकाशन अधिकारी के माध्यम से, अपने डिपार्टमेंट का हेड रहेगा ये, मतलब उसका हेड होता है। विभाग के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों तथा आय व्यय के प्रकाशन से आदि कार्य करता है, यानी कि जो भी उपलब्धियां रही हैं, जो भी काम उन्होंने किए हैं साल भर में, ठीक है, जो भी डेटा है उन सबको ये पब्लिश करने का सारा काम करेगा। अब यहाँ पे आय व्यय पे मत कंफ्यूज होइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे तो बोल दिया मैंने कि सारे काम करता है, तो आप बोलोगे ठीक है, लेकिन आय व्यय का प्रकाशन कहीं बार उससे संबंधित लेखाधिकारी वगैरह से तो नहीं है, उपनिदेशक से नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये यही करता है, पब्लिकेशन की बात आ रही है, इसको पब्लिश करने का काम यही करता है।
उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि की परामर्श समिति का गठन, समितियों की बैठकों का आयोजन तथा अंशदान वसूली आदि का कार्य भी ये करता है। ठीक है, निधि के उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित समस्त अन्य कार्य, प्रदेश स्तर व जनपद स्तर पर पंचायत भवनों के निर्माण आदि से संबंधित समस्त कार्यों का पब्लिकेशन करता है, पब्लिश्ड करता है। ठीक है, क्या करता है? पब्लिश्ड करता है, निर्माण वगैरह नहीं करता, ना करवाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम ही उसका है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका पढ़ना सार्थक हो जाएगा। चलिए, अगला है मंडलीय उपनिदेशक। कौन है? मंडलीय उपनिदेशक। मंडल स्तर पर जो उपनिदेशक है उसके कामों को देख लेते हैं। मंडलीय कार्यालय की तृतीय और चतुर्थ, यानी कि मंडल स्तर का अधिकारी है तो मंडल स्तर के कार्यालय की बात ही की जाएगी। वहाँ पे सी और डी ग्रेड श्रेणी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति, ठीक है, उनकी नियुक्ति करेगा। उनकी प्रमोशन, पदोन्नति आदि के संबंध में जो भी कार्य होंगे उसको ये देखेगा। ठीक है, मंडली, ध्यान दीजिएगा, कई जगह हमने सी और डी जो क्लास के अधिकारियों की बात की, कर्मचारियों की बात की, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो अपने जिस भी लेवल पे होंगे, ये मंडल स्तर का है तो मंडल स्तर पे देखिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की तो बात ही नहीं आती ना। वो तो भाई देखो, वो आप देखोगे जो फर्स्ट क्लास की सर्विसेज हैं जनरली, ठीक है, जैसे आप देखोगे वो यूपीएससी ही करा रहा है, स्टेट पीसीएस ही कराता है, सेकंड लेवल की, सेकंड क्लास की जनरली स्टेट पीसीएस होता है वही कराता है। तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह तक के भी एग्जाम जो है स्टेट पीसीएस ही कराता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में एक अलग शिक्षा आयोग की बात हो रही, देखते हैं गठित पूरी तरह से हो जाता है, सामने क्या बातें आती हैं। ठीक है, अभी तो बातें क्लियर नहीं है, तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे और चौथे में कई बार आपको सेकंड और फर्स्ट क्लास भी दे दे, फर्स्ट क्लास पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सेकंड क्लास पे भी सवाल नहीं उठना चाहिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होने। जैसे कुछ चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो अलिखित होती है। अलिखित मतलब यहाँ पे अगर सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ बोला गया है क्लास, तो यानी कि पहला और दूसरा क्लास करता नहीं, लेकिन पढ़ते समय तो आप ध्यान नहीं दोगे नहीं, जब वहाँ लिख देगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, अरे शायद यही करता होगा या फिर निदेशक डायरेक्टर करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का पंजिका में प्रविष्टि आदि करता है। मंडल के अंदर जिला कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त जो कर्मचारी होते हैं उनके अंदर आने वाले जनपदों का जो स्थानांतरण वगैरह होता है, कौन किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, कौन किसका कहाँ ट्रांसफर करेगा, उसका भी काम ये देखता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 ही 3 चीज़ें हैं ये यहाँ पे हमने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों के मंडल के अंतर्गत ट्रांसफर का काम इसके पास होता है, यानी कि अधिकार होता है तो काम भी करता है। ठीक है, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, जो जिस मंडल के, भाई मंडल अलग अलग है, अपने अपने मंडल के अधिकारी हैं तो अपने मंडल के तहत काम करेंगे, दूसरे मंडल का काम करेंगे नहीं। तो सहायक विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के समस्त में लघु एवं बृहद दंड के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब ये क्या है, कोई उनको किसी प्रकार का दंड अगर दिया गया है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध अपने जिले स्तर पर जो भी कार्रवाई वगैरह हुई तो उसके विरुद्ध इनके पास अपील कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सजा मिली है आपको, तो आप उसके विरुद्ध कहाँ पे अपील कर सकते हैं? उसके खिलाफ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के खिलाफ आप कहाँ जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, मंडल के जनपदों से संबंधित स्थापना संबंधित कठिनाई के बारे में जनपदों के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय को आवश्यक सुझाव भेजता है। ठीक है, यानी कि अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। इस जनपदों से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जनपदों में जो भी कार्य नहीं हो पा रहे, उसके संबंध में अपने कुल मिला के एडवाइस दे सकता है। ठीक है, मंडलीय जनपदों में गांव पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के जो अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। कौन कर सकता है? शिकायतों की जांच। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनके जो विभाग के जो काम होते हैं, इनके संपादन के लिए जनपदों का मार्गदर्शन करता है तथा मुख्यालय को सुझाव भी देता है। ये सारी कॉमन चीज़ें, इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपकी निगाह जानी चाहिए। अगला हमारा है जिला पंचायत अधिकारी। ठीक है, जिला पंचायत अधिकारी की अगर हम बात करें तो अपने आप में महत्वपूर्ण है जिला पंचायत अधिकारी। ठीक है, जिला पंचायत अधिकारी, राज्य अधिकारी कहिए, जिला पंचायत अधिकारी डायरेक्ट कहिए। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति
एवं प्रमोशन करता है। अब बोले भाई ये क्या आ गया, अभी तो 3rd और 4th श्रेणी के कर्मचारियों की मंडल स्तर पे हो रही थी, तो क्या मंडल स्तर पर ये नहीं आता? आता है, लेकिन देखिए अपने अपने ऑफिस में या फिर कुछ सर्टेन अमाउंट में उनको पावर दी जाती है जिससे वो नियुक्ति कर पाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस दिमाग में रखना है कि ये भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, और अपने ही अधिकार क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति करेगा, कॉमन सेंस की बात है। सेवा संबंधी समस्त प्रकरण, जैसे इनके बारे में आ रहा है, C और D ग्रेड के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि हो गया, ठीक है, दक्षता रोक हो गई, यानी कि क्या कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी में काम करना है, कहाँ नहीं काम करना है, आकस्मिक अवकाश वगैरह, छुट्टी वगैरह भी यही देगा अपने ऑफिस में, ठीक है, उपार्जित अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, यात्रा व्यय, कहीं आपको ऑफिशियल काम से भेजा जा रहा है, लघु एवं बृहद दंड, छोटे मोटे दंड जो होते हैं ऑफिशियल, उसके सबके बारे में जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी निर्णय लेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, छुट्टी वगैरह वही देगा, सारे काम वही करेगा, छोटे मोटे प्रशासकीय कार्यवाही यानी दंड वगैरह का काम भी वही करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हुए पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ज्यादातर चांसेस है कि ऊपर के पद ना पूछकर ये सारे पद पूछ लिए जाए। ऊपर के जो पद पूछे जाएंगे वहां पे बड़ी बड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट चीजें पूछा जाएगा, ऐसे बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी। 3य एवं 4th श्रेणी के कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि, यानी कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उसके बारे में। ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, विलेज पंचायत ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? हालांकि हम डिस्कस किए थे पहले इसको, लेकिन फिर से देखिएगा, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? जिला पंचायत अधिकारी। वेतन वृद्धि कौन कर रहा है? दक्षता रोक, मतलब कैपेसिटी, किस काम में काम करना है, कहाँ तक काम नहीं करना है। आकस्मिक अवकाश, छुट्टी वगैरह, जो देखिए लीव, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम किए हो या कहीं भी काम किए हो तो लीव एक होती है कि आपको पेड लीव होती है, कैजुअल लीव होती है। तो छुट्टी से संबंधित सारे निर्णय आप अगर विलेज पंचायत ऑफिसर हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। चिकित्सा से आप जो मेडिकल लीव वगैरह लगाते हैं, यात्रा व्यय और छोटे मोटे जो प्रशासनिक कार्यवाही की जाएंगी, आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है, वो सारे काम यहीं से संचालित होंगे। उसके बाद देखें तो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, ठीक है, जिला लेवल पे। अब ऐसा नहीं कि मंडल लेवल पे कर देगा, कॉमन सेंस की बात है। तैनाती एवं सेवा संबंधी अन्य अधिकार, कार्यालय संबंधी विभिन्न कर्तव्यों का पालन, जिसमें तैनात पंचायतों कर्मचारी जो वगैरह होंगे, ठीक है, उनके समान नियंत्रण वगैरह शामिल है। कॉमन सेंस की बात है ये। आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा जिला पंचायत अधिकारी के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण पद है। बाकी किताब खोलेंगे तो उसमें और भी पद मिलेंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने कवर कराया है जो मुझे लगता है। प्रत्येक मास में 10 दिन, क्या 10 दिन ये पंचायतों का भ्रमण करेगा, निरीक्षण करेगा, ठीक है, कम से कम 10 दिन, और 5 रात्रि निवास करेगा ये भी प्रावधान है, यानी कि ये कर्तव्य बनता है कि जाके देखिए कि दिन में और रात में गांव में चल क्या रहा है, ठीक है, क्या डेवलपमेंट है, क्या लाइट है। भाई कुछ सुविधाएं तो आप रात को ही देख सकते हैं ना, जैसे सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो रहा है, लाइट, स्ट्रीट लाइट, वो दिन में नहीं देखी जाएगी, ठीक है। आपने पता लगा मच्छरों को मारने के लिए कोई दवाई छिड़की है वहाँ पे, फिर भी मच्छर लग रहे हैं, नहीं छिड़की, पेपर पे काम हो गया है। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, ये एक मूवी कोई बनी है, नाम याद नहीं, उसमें क्या होता है, कोई तालाब या कुआं बनना रहता है, तो वो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, गाँव के बेचारे गरीब लोग रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बनना है। बाद में परेशान होने के बाद वो बन भी जाता है, सिर्फ पेपर पर। यानी कि क्या होता है कि भ्रष्टाचार इतना अति होता है कि पेपर पे वो तालाब बन जाता है। बाद में जब उनके बच्चों को पता लगता है और जब वो परेशानी बढ़ जाती है तो कुछ दिन बाद वो लोग क्या करते हैं, मतलब पेपर बनता है, रियलिटी में नहीं बनता, पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब पता लगता है तो वो लोग थोड़ा सा बुद्धिमान होते हैं, वो शिकायत कर देते हैं भैया हमारा तालाब चोरी हो गया है, ठीक है। तो बोलते तालाब कैसे चोरी हो सकता है, बोले पेपर पे तो है भैया बना है, तो अब देखिए वास्तविकता में है नहीं, तो इसका मतलब चोरी हो गया ना। फिर वहां के अधिकारी परेशान होते हैं, फिर वो अपना किस तरह से करते हैं। तो बुद्धि अगर रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपने अधीन कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करता है, जांच वगैरह करता है, ठीक है। शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को, उनके हिसाब से शिकायतों को देखता है। ग्राम पंचायत के कार्यालयों के निरीक्षण वगैरह करता है, अर्थदंड वगैरह के विरुद्ध अपील सुनता है। तो इस तरह से जो स्थायी अग्रिम धनराशि वगैरह होता है उसकी प्रधान की स्वीकृति वगैरह होती है, उसके संबंध में भी ये कार्य करता है। चलिए, संपर्क मार्ग हो गए, खड़ंजा हो गया, ठीक है, जो भी हो गया आपका संपर्क मार्ग, खड़ंजा, जो गांव में रास्ते बनते हैं। नालियों का निर्माण संबंधित कार्य इसी के पास होता है, किसके, जिला पंचायत अधिकारी के पास। ग्राम सभाओं में पंचायतों के द्वारा कर का जो निर्धारण होता है वो भी यही निर्धारित करता है।
ग्राम पंचायतों की संयुक्त समिति स्थापित करने, उनसे पंचायतों के उद्योग और अन्य उत्पादन संबंधी जो कार्य होता है, दस्तावेज संबंधी कानूनी कार्य, उसको भी यही पूरा करता है। ठीक है, किसी संयुक्त समिति में विवाद आ गया, उसको भी हल करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे जिला पंचायत सहायक अधिकारी, यानी कि सहायक जिला पंचायत अधिकारी बोलते हैं, इसके भी कुछ काम देख लेते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पद है। उसके बाद जो है आप किताबों में भी कुछ पद दिए गए हैं, महत्वपूर्ण पदों को हमने देखा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप उन पदों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें जैसे समझाने लायक नहीं होती, कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को इसी आधार पर अंडरलाइन कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, एक आधा घंटा लगेगा। ठीक है, वो मुझे कम इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैं उन मुद्दों को नहीं उठा रहा हूँ, और ये मैं बता भी दे रहा हूँ क्लास में। ठीक है, ताकि ये ना सोचिएगा सर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया मैंने पूरा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। जहाँ पे छोड़ा है थोड़ा बहुत, वहाँ पे मैंने बताया कि किताब से देखिएगा, इसलिए मैंने बोला कि किताब लेना आवश्यक है। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादातर चीज़ें आपकी यहीं से फंसेंगी, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, जिले में स्थापित सहायक जिला पंचायत अधिकारी जिले में स्थापित सभी पंचायत उद्योगों के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, उसी के तहत काम करेगा, तो नियंत्रण भी वही रखेगा। जनपद के प्रत्येक विकास खंड में, ठीक है, जितने भी विकास खंड होंगे उनमें पंचायत उद्योग की स्थापना और क्रियाशीलता को ध्यान देगा। पंचायत उद्योगों में गांव सभाओं को अंशधारी बनाने में, यानी कि उनका शेयर बनाने में, कच्चा माल उपलब्ध कराने में, बैंक तथा अन्य संस्थाओं आदि से सहायता प्राप्त करने में। एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे दे रहे हैं जितने भी पंचायत उद्योग से संबंधित काम है ये कर रहा है। हालांकि अब देखेंगे जिला पंचायत अधिकारी के तहत आ रहा है और उसका सहायक है। ठीक है, तो उससे संबंधित आगे के काम भी यही करेगा। चाहे आपको उद्योगों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होगा, कैसे बैंक से फाइनेंस होगा, उस सारी चीज़ों में आपका हेल्प करेगा। और हर जिले में होता है। ठीक है, बहुत सी स्कीम चल रही हैं, आपको पता करना है तो जरूर नहीं बैंक में जाइए, आप सहायक जिला पंचायत अधिकारी के ऑफिस में चले जाइए, जिला पंचायत अधिकारी के ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे बैठे रहते हैं, आपको पूरी जानकारी बनाएंगे। 20 लाख तक, इवन आप देखेंगे कि 50 लाख तक लोन आपको, 10 लाख तक तो कोई कोलेटरल लगता ही नहीं है। गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री जो PMRY स्कीम आई है, 10 लाख तक लगता ही नहीं है। ठीक है, लोगों को जानकारी ही नहीं है। अब वहां से दिक्कत नहीं होती, वहां से अप्रूवल आपको तुरंत मिलेगा। नाटक बैंक में होता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है, कई बार प्रयास करेंगे। ठीक है, बैंक वाले काफी नाटक करते हैं, वो देखते हैं आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और बैंक क्योंकि RBI के थ्रू चलता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने तो कुछ पैसा उनको दे रखा है, कितना आपको इस काम के लिए देना है। अभी बीच में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक DM ने काफी फटकार लगाई थी बैंक मैनेजर को, भाई ये क्यों लोन नहीं दे रहे आप इन लोगों को। ठीक है, क्योंकि बैंक का ये रहता है ना, जितने भी अधिकारी रहते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको ये रहता है, उनको अवार्ड वगैरह दिया जाता है। हमारे भी एक मित्र मैनेजर हैं, तो बताते हैं कि अवार्ड वगैरह देता है, इस सर्किल में हमारा नाम चलता है। अगर आपके ज़्यादा NPA होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएंगे, यानी कि जो लोन्स होंगे उनकी 90 दिन के अंदर रिकवरी नहीं आती तो उनको NPA बोला जाता है। तो वो अगर होंगे तो आपका खराब होगा, प्रमोशन वगैरह में दिक्कत आएगी, तो कोई नहीं चाहता, इसलिए वो लोन वगैरह ऐसा देने से बचते हैं। खैर, जनपद में स्थापित पंचायत उद्योगों के कार्यों का प्रत्येक मास में कम से कम एक बार निरीक्षण होगा और उनका निर्देशन होगा। ठीक है, कौन करेगा? सहायक जिला पंचायत अधिकारी। पंचायत उद्योगों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करना, प्रत्येक वर्ष में उनकी सूचना निर्धारित, यानी कि रूप पत्र वगैरह निर्धारित करना और उनका निर्देशन वगैरह करना और सरकार को उसके बारे में जानकारी भेजना, ये सारे काम किसके हैं? इन्हीं के हैं। किसके? सहायक जिला पंचायत अधिकारी के। ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से उद्योग का बजट तैयार करने से संबंधित काम कौन करता है? सहायक जिला पंचायत अधिकारी तैयार करता है। ठीक है, ये चीज काफी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे देखें, इसमें कुछ और चीजें हैं इक्का दुक्का। ठीक है, जैसे पंचायत उद्योग की जो वार्षिक, देखिए पंचायत उद्योग के संबंध में काम कर रहा है, जो वार्षिक बैलेंस शीट है उसके संबंध में कार्यवाही आगे करेगा, सुनिश्चित करेगा, निर्देशन करेगा, कोशिश करेगा कि जो भी काम हो रहा है वो टाइम पे पूरा हो। ठीक है, पंचायत उद्योगों में नियुक्ति, पंचायत उद्योग का निरीक्षण, व्यवस्थापक एवं व्यवस्थापक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृति वगैरह जो भी होंगे उनके व्यवस्थापक वगैरह उद्योगों में, उनके संबंध में सारे काम यही करेगा। ठीक है, पंचायत उद्योग का निरीक्षण। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब इतनी चीजें सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता भले दे रहा हूं, तो वही होता है कि जो की पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, की पॉइंट्स, वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने बताया कि आपको पंचायत उद्योगों के बारे में थोड़ा सा फोकस करना है। शुरू में आप देखेंगे कि बैंक से फाइनेंस करना, स्कीम्स के बारे में लागू करना। ठीक है, जैसे कि जिला पंचायत अधिकारी का रात्रि में रुकना, दिन में जाके वहाँ पे निरीक्षण करना, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बाकी इस क्लास का समापन यहाँ पे करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, किताब अवश्य ले लीजिएगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कंप्लीट किया है, कुछ अनावश्यक कम इंपॉर्टेंट रही चीज़ें उसको छोड़ा भी है।
लेकिन उसको आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका 90% प्लस 95, हालांकि मैं 98 या 99 बोलूँगा, लेकिन ठीक है चलिए हम 90 मानते हैं। इतना मैंने आपका कोर्स यहाँ से कंप्लीट करा दिया है लगभग। अब एग्जाम में देखेंगे तो आपको इतने प्रश्न आएंगे सिलेबस से। भाई देखिए पेट का जिस हिसाब से थोड़ा सा विवादित पेपर आया था, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया था। अब गांधी जी लंगोटी पहनते थे, कब पहने, ये सब कोई बात होती नहीं है। लेकिन हर पेपर ऐसा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब पेपर अच्छा भी बन सकता है, लेकिन जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमने पढ़ा है और चीज़ें कवर हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे तिबारा बोल रहा हूँ कि बुक अवश्य लीजिएगा, बुक के माध्यम से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस मिलेंगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।